सिंगापुर के चमचमाते ऑफिस में एक गरीब आदमी धक्का खाकर गिर गया। उसके फटे कपड़े देखकर सभी हंस रहे थे। मैनेजर प्रिया और उसका साथी राज उसे अपमानित कर रहे थे। लेकिन जब उस गरीब आदमी ने अपना फोन निकालकर कहा, हेलो डैड, मुझे लगता है आपने जिसे मेरी पत्नी चुना है वो एक बहुत बड़ी गलती है, तो सबका चेहरा सफेद हो गया। क्या यह वाकई वही आदित्य खन्ना था, खन्ना एंटरप्राइजेस का मालिक? अगर हाँ, तो प्रिया का क्या होगा जो कुछ ही हफ्तों में उससे शादी करने वाली थी? क्या यह प्रेम कहानी यहीं खत्म हो जाएगी या कुछ और होने वाला था? सिंगापुर की गगनचुंबी इमारतों के बीच खन्ना एंटरप्राइजेस का दफ्तर राजसी शान से खड़ा था। 35वीं मंजिल पर स्थित इस कंपनी के चेयरमैन आदित्य खन्ना अपने विशाल केबिन में बैठे हुए कुछ गहरी चिंता में डूबे थे। उनकी मेज पर सिंगापुर शाखा की मासिक रिपोर्टें बिखरी पड़ी थीं, जो कागजों पर तो बेहतरीन दिख रही थीं, लेकिन आदित्य के मन में कुछ और ही चल रहा था। आदित्य खन्ना, एक ऐसा नाम जिससे एशिया के व्यापारिक जगत में सभी परिचित थे। महज 33 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय महेश खन्ना द्वारा स्थापित छोटे से व्यापार को एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य एक में बदल दिया था। दुबई से शुरू होकर सिंगापुर, हांगकांग, लंदन और न्यूयॉर्क तक फैली उनकी कंपनी आज करोड़ों लोगों को रोजगार देती थी। कमल, आदित्य ने अपने वफादार सचिव को इंटरकॉम पर बुलाया। कमल शर्मा पिछले 10 सालों से आदित्य के साथ काम कर रहा था और उसे आदित्य के हर मूड की पहचान थी। कमल तुरंत केबिन में दाखिल हुआ। जी सर, कुछ परेशानी है क्या? आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। आदित्य ने रिपोर्ट्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। कमल, तुम्हें क्या लगता है, सिंगापुर की हमारी शाखा वाकई उतनी अच्छी चल रही है जितना यहां दिखाया गया है? कमल ने रिपोर्ट्स को देखा। सर, प्रिया मैडम और राज सर की रिपोर्ट्स तो बहुत उत्साहजनक हैं। पिछली तिमाही में मुनाफा 18% बढ़ा है। ग्राहकों की संख्या भी बढ़ी है। आदित्य की भौहें तन गईं। हाँ कमल, कागजों पर सब कुछ बेहतरीन दिख रहा है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से मुझे बाजार से अलग अलग किस्म की खबरें मिल रही हैं। कैसी खबरें सर? कुछ पुराने ग्राहक और व्यापारी कह रहे हैं कि खन्ना एंटरप्राइजेस अब वह नहीं रहा जो मेरे पिता के समय था। कंपनी की इज्जत गिरने की बात कही जा रही है। आदित्य की आंखों में परेशानी साफ दिख रही थी। कमल थोड़ा चिंतित हो गया। तो आप क्या करना चाहते हैं सर? क्या हम वहां ऑडिट टीम भेजें? आदित्य कुर्सी से उठकर खड़े हो गए और खिड़की से बाहर सिंगापुर की रंग बिरंगी रोशनी को देखने लगे। नहीं कमल, ऑडिट टीम भेजने से कुछ नहीं होगा। जब शेर जंगल का जायजा लेने निकलता है तो सारे जानवर होशियार हो जाते हैं। मैं उन्हें होशियार नहीं करना चाहता। तो फिर? आदित्य की आंखों में एक अजीब चमक आई। मैं खुद जाऊंगा, लेकिन आदित्य खन्ना के रूप में नहीं। कमल हैरानी से बोला। मतलब? सर, मतलब यह है कि मैं वहां मालिक बनकर नहीं, बल्कि एक आम आदमी बनकर जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि जो लोग मुझे हर महीने शानदार रिपोर्ट्स भेजते हैं, वे असल में एक गरीब इंसान के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। कमल घबरा गया। लेकिन सर, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। आप इतने मशहूर हैं, अगर किसी ने पहचान लिया तो? आदित्य मुस्कुराए। खतरा? कमल, खतरा उठाए बिना क्या हम यहां तक पहुंचे होते? और रही बात पहचान की, तो देखो। वे अपनी अलमारी की तरफ गए। यह सूट, यह घड़ी, यह गाड़ियां, ये मेरी पहचान नहीं है, ये मेरी संपत्ति है। मेरी असली पहचान मेरे संस्कार हैं। अगले दिन सुबह आदित्य ने एक साधारण एयरलाइन से सिंगापुर के लिए उड़ान भरी। इकॉनमी क्लास में बैठकर उन्होंने पहली बार महसूस किया कि आम लोग कैसे सफर करते हैं। चांगी एयरपोर्ट पहुंचने पर आदित्य ने अपना लुक पूरी तरह बदल दिया। महंगे कपड़ों की बजाय उन्होंने साधारण शर्ट, पुरानी जीन्स और घिसे हुए स्पोर्ट्स शूज पहने। बालों में जेल लगाने की बजाय उन्हें बेतरतीब छोड़ दिया। आईने में देखकर खुद आदित्य भी हैरान रह गए। वे बिल्कुल एक मजदूर जैसे लग रहे थे। एमआरटी से ऑर्चर्ड रोड की तरफ जाते समय आदित्य ने देखा कि सिंगापुर के आम लोग कितने सभ्य और विनम्र थे। सबवे में एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए जगह छोड़ना, गर्भवती महिला की मदद करना, ये सब देखकर उन्हें एहसास हुआ कि शायद वे अपने ऊंचे दर्जे में रहकर इन छोटी छोटी इंसानियत की बातों को भूल गए थे। लिटिल इंडिया पहुंचकर आदित्य ने एक स्ट्रीट फूड वेंडर से चाट खरीदी। वेंडर अंकल रमेश एक बहुत ही मिलनसार आदमी था। बेटा, नए लगते हो यहाँ, कहाँ से आए हो? रमेश अंकल ने पूछा। भारत से अंकल, काम की तलाश में आया हूं, आदित्य ने जवाब दिया। अच्छी बात है बेटा, मेहनत करोगे तो सिंगापुर में बहुत अवसर हैं। भगवान तुम्हें खुश रखे।
रमेश अंकल ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हें अच्छी नौकरी मिले और अच्छी पत्नी भी। आदित्य के मन में एक कटाक्ष आया। अंकल, काश मैं उसी पत्नी को परखने जा रहा हूं जो मेरे लिए चुनी गई है। क्या मतलब बेटा? कुछ नहीं अंकल, बस यूं ही कहा। आदित्य ने चाट का पैसा देते हुए कहा, आपकी दुआओं की जरूरत है। फिर आदित्य ने बस पकड़ी और बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की तरफ चल दिया। खन्ना एंटरप्राइजेस की इमारत सामने आई तो उन्हें अजीब सा लगा। ये वही जगह थी जहां वे रोज आते थे, लेकिन आज बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहे थे। इमारत के सामने पहुंचकर आदित्य ने देखा कि सुरक्षा गार्ड सुरेश सिंह अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा था और मोबाइल में कुछ देख रहा था। भैया, आदित्य ने विनम्रता से कहा। सुरेश ने नजर उठाकर देखा और तुरंत छिड़कर बोला, अरे तू कहां जा रहा है? रुक रुक, ये कोई पब्लिक पार्क है क्या? सर, मुझे प्रिया मैडम ने काम के लिए बुलाया है। सुरेश ने आदित्य को सिर से पैर तक घूर कर देखा। देख अपनी शक्ल आईने में। यहां बड़े बड़े साहब लोग आते हैं और तू दो कौड़ी का भिखारी लग रहा है। आदित्य ने धैर्य से कहा, सर, मैं सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए आया हूं। ये मेरा फोन नंबर है जो मैडम को दिया था। सुरेश ने फोन नंबर देखा और हिकारत से कहा, हाँ तो क्या, सफाई का काम है तो शक्ल से भी तो ऐसा ही लगता है। चल, अंदर जा सकता है, लेकिन सुन। सुरेश ने आदित्य को धमकी भरे अंदाज में कहा, अंदर जाकर कहीं गलत जगह भटकना नहीं। मीटिंग रूम या बॉस के केबिन की तरफ देखने का भी सोच मत। सीधे पिछले रास्ते से सर्विस एरिया में जाना है, समझा? जी सर, समझ गया, आदित्य ने कहा। अंदर जाते समय आदित्य का दिल जोर से धड़क रहा था। ये वही जगह थी जहां वे रोज आते थे, लेकिन आज उन्हें लग रहा था कि वे किसी अजनबी जगह आए हैं। लिफ्ट में जाते समय एक सफाई कर्मचारी अनिल मिला। भाई, नए हो क्या? अनिल ने पूछा। हाँ भाई, आज पहला दिन है। अच्छा सुनो, यहां काम करना है तो एक बात याद रखना, साहब लोगों से कम बात करना। और हाँ, 11वीं मंजिल पर प्रिया मैडम है ना, उससे तो बिल्कुल दूर रहना। बहुत गुस्सैल है। आदित्य के मन में कसक हुई। 11वीं मंजिल, वहीं तो उनका केबिन था जो उन्होंने प्रिया के लिए तैयार कराया था। 11वीं मंजिल पहुंचकर आदित्य ने देखा कि वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। प्रिया गुप्ता अपने केबिन में राज मल्होत्रा के साथ बैठी हंस हंस कर बातें कर रही थी। दोनों मोबाइल में कुछ फनी वीडियो देख रहे थे और जोर से हंस रहे थे। प्रिया गुप्ता 26 साल की खूबसूरत लड़की, जो पिछले 2 सालों से कंपनी की सिंगापुर शाखा की मैनेजर थी। आदित्य के पिता के दोस्त सुरेश गुप्ता की बेटी। इसी वजह से उनके परिवार ने इस रिश्ते की बात चलाई थी। राज मल्होत्रा 28 साल का युवक, जो कंपनी का सेल्स हेड था। हैंडसम और चालाक, लेकिन अंदर से बेहद अहंकारी। जैसे ही आदित्य वहां पहुंचा, प्रिया की नजर उस पर पड़ी। तुरंत उसका चेहरा बिगड़ गया। ये कैसी बदबू आ रही है? प्रिया ने नाक पर रूमाल रखते हुए कहा। राज, ये अंदर कैसे आया? राज ने आदित्य को देखकर हिकारत से कहा, देखो इसकी हालत, लगता है गटर से निकलकर सीधे यहां आ गया है। सर, मैं काम के लिए आया हूं, आदित्य ने नम्रता से कहा। काम? प्रिया हंसकर बोली। कैसा काम? भीख मांगना? राज भी हंसने लगा। प्रिया, इसे पता भी है ये कहां खड़ा है? ये खन्ना एंटरप्राइजेस है, कोई धर्मशाला नहीं। सर, मुझे प्रिया मैडम ने सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए बुलाया है। ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है। आदित्य ने पेपर दिखाया। प्रिया ने झपट कर पेपर छीना और देखा। हाँ तो, सफाई का काम है तो शक्ल से भी वैसा ही लग रहा है। राज ने और भी बुरी बात कही। यार प्रिया, मेरा मूड खराब हो गया इसकी शक्ल देखकर। लगता है सुबह से नहाया भी नहीं है। अब तक कंपनी के और भी कर्मचारी वहां आ गए थे। सभी आदित्य को देखकर हंसने लगे। अरे वाह, कैसा मेहमान आया है, एक कर्मचारी ने कहा। यार, हमारे ऑफिस का स्टैंडर्ड गिर रहा है, अब यहां ऐसे लोग भी आने लगे, दूसरे ने कहा। प्रिया ने आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखा और घृणा से बोली, सुनो तुम, इन गंदे कपड़ों में तुम हमारे ऑफिस की सफाई करोगे? मैडम, ये कपड़े गंदे हो सकते हैं, लेकिन मैं मेहनती हूं, आदित्य ने कहा। राज को यह बात बुरी लगी। अरे, अब ये हमें भाषण देगा। तुम जानते हो ये कौन सा ऑफिस है? इन गरीबों की यही समस्या है, प्रिया ने गुस्से से कहा। इन्हें थोड़ा सा मौका दो तो ये सिर पर चढ़ जाते हैं। मैडम, मैं सिर्फ काम कर, आदित्य बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि राज ने उसे जोर का धक्का दिया। चुप रह, मेरी बात के बीच में ना बोल, राज चीखा। आदित्य लड़खड़ाकर पीछे की तरफ गिरा, लेकिन तुरंत संभल कर खड़े हो गए।
उनकी आंखों में अब गुस्सा था, लेकिन वे चुप रहे। वाह राज, क्या जोरदार धक्का मारा है। प्रिया तालियां बजाकर बोली, इन जैसे लोगों को यही भाषा समझ आती है। बिल्कुल सही कहा प्रिया, ये लोग बातों से नहीं, लातों से मानते हैं। राज ने अहंकार से कहा। आदित्य का गुस्सा अब चरम पर पहुंच रहा था। वे अपनी मुट्ठियां भींच रहे थे, लेकिन सब्र कर रहे थे। अरे इसे तो लगता है मारने से भी शर्म नहीं आई। प्रिया हंसकर बोली, एक और धक्का मारो राज, देखते हैं कितना बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि राज कुछ और करता, आदित्य ने आवाज उठाई। बस बहुत हो गया। आदित्य की आवाज गूंजी। सभी चुप हो गए। आदित्य की आवाज में जो अधिकार था, वह सभी को अजीब लगा। तुम लोग समझते क्या हो अपने आप को, आदित्य ने कहा। प्रिया हंसी। अरे वाह, अब यह हमें सिखाएगा कि हम क्या हैं। तुम जानते भी हो मैं कौन हूं। मैं इस कंपनी की मैनेजर हूं और बहुत जल्दी इस कंपनी की मालकिन भी बन जाऊंगी, समझे। प्रिया ने अहंकार से कहा। और यह राज मेरा होने वाला पार्टनर है। तुम जैसे दो कौड़ी के लोगों की औकात ही क्या है। प्रिया ने और भी बुरी बात कही। आदित्य अब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपना मोबाइल फोन निकाला। औकात, आदित्य ने कहा। औकात तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अरे देखो, अब ये हमें अपनी दौलत दिखाएगा। राज हंसकर बोला, कहाँ है तेरी दौलत, इसी फटे पुराने फोन में। आदित्य ने फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। हेलो डैड, आदित्य ने जोर से कहा। सभी हैरानी से उसे देखने लगे। मुझे लगता है आपने जिसे मेरी पत्नी चुना है, वो एक बहुत बड़ी गलती है। आदित्य की आवाज पूरे फ्लोर पर गूंजी। प्रिया और राज का चेहरा अचानक सफेद हो गया। ये लड़की मेरी कंपनी चलाने लायक तो क्या, मेरी सफाई करने लायक भी नहीं है। आदित्य ने जोर से कहा। अब प्रिया को शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। फोन कट गया होगा, राज ने हकलाते हुए कहा। यह ड्रामा कर रहा है। लेकिन तभी आदित्य का फोन बजा। उन्होंने स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो बेटा, दूसरी तरफ से आवाज आई। तुमने प्रिया के बारे में जो कहा, क्या वो सच है। सभी लोग सांस रोककर सुन रहे थे। हाँ पापा, बिल्कुल सच है। इस लड़की में इंसानियत का नामो निशान नहीं है, आदित्य ने कहा। अब प्रिया की सांस फूलने लगी। वह समझ गई कि मामला बहुत गंभीर है। लेकिन लेकिन यह कैसे हो सकता है। प्रिया की आवाज कांप रही थी। आदित्य ने फोन काटा और सभी की तरफ देखा। हाँ प्रिया, मैं वही आदित्य खन्ना हूं जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। आदित्य का गुस्सा फूट पड़ा। यह सुनते ही प्रिया के हाथ पांव फूल गए। वह तुरंत आदित्य के पैरों में गिर पड़ी। आदित्य, मुझे माफ कर दो। कसम से मुझे नहीं पता था कि यह तुम हो। प्रिया रोने लगी। राज भी घबराकर कहने लगा, सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नहीं जानता था। चुप रहो दोनों, आदित्य चीखे। आदित्य, अगर मुझे पता होता कि तुम आ रहे हो, तो मैं खुद एयरपोर्ट आकर तुम्हारा स्वागत करती, फूलों की माला लेकर आती। प्रिया दो विलाप कर रही थी। दूर रहो मुझसे, आदित्य की आवाज में घृणा थी। तुम कह रही हो तुम्हें पता नहीं था कि मैं आदित्य हूं। मतलब अगर मैं सच में कोई गरीब होता तो तुम्हारा यह व्यवहार सही था, आदित्य का सवाल था। नहीं आदित्य, ऐसी बात नहीं है, प्रिया हकलाई। क्या गरीब इंसान नहीं होता। क्या उसका सम्मान नहीं होता। क्या सिर्फ पैसे से इंसान की पहचान होती है। आदित्य के सवालों से प्रिया का मुंह बंद हो गया। आदित्य, मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूं। हमारी शादी होने वाली है। प्लीज एक मौका दे दो, मैं सुधार जाऊंगी। प्रिया बिलखने लगी। आदित्य ने उसकी तरफ तिरस्कार से देखा। तुम मेरी पत्नी? अरे प्रिया, तुम तो मेरी कंपनी के कूड़ेदान के लायक भी नहीं हो। मैं तुम्हें रानी बनाने आया था, दुनिया की हर खुशी देने वाला था, तुम्हारे लिए महल बनवाने वाला था। आदित्य की आवाज में दर्द था। लेकिन अफसोस, तुमने तो इस राज जैसे नकली आदमी को अपना दिल दे दिया। तुम्हारी असलियत देख ली मैंने। प्रिया और राज दोनों रो रहे थे, लेकिन आदित्य का फैसला अटल था। इतनी नीच सोच वाली औरत मेरी पत्नी नहीं बन सकती। आज से यह रिश्ता खत्म, आदित्य ने ऐलान किया। तभी सुरेश गार्ड भी वहां आ गया। आदित्य को देखकर वह भी घबरा गया। सुरेश, आदित्य ने कहा, तेरे पास अभी भी अपनी नौकरी बचाने का मौका है। जी सर, जो हुक्म। सुरेश कांप रहा था। इन दोनों को, प्रिया और राज को, अभी इसी वक्त मेरी कंपनी से बाहर फेंक दे, और बिल्कुल वैसे ही जैसे ये मुझे फेंकने वाले थे। नहीं आदित्य, ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। प्रिया चीख रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुरेश ने दोनों को घसीटकर बाहर निकाल दिया। उसी दिन आदित्य ने पूरी सिंगापुर टीम को बदल दिया।
नए लोग आए जो वास्तव में कंपनी के मूल्यों को समझते थे। अगले हफ्ते आदित्य मरीना बे में टहल रहे थे तो उनकी मुलाकात अनिका शर्मा से हुई। अनिका एक सामाजिक कार्यकर्ता थी जो गरीब बच्चों के लिए एक एनजीओ चलाती थी। उसकी सादगी और दयालुता देखकर आदित्य प्रभावित हुए। आप ये काम क्यों करती हैं? आदित्य ने पूछा। क्योंकि मेरे पिता ने सिखाया है कि असली खुशी सेवा में है, दिखावे में नहीं, अनिका का जवाब था। कुछ महीने बाद आदित्य और अनिका की शादी हुई। उनकी शादी बहुत सादे तरीके से हुई, जिसमें सिर्फ करीबी लोग शामिल हुए। रमेश अंकल भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने आदित्य को आशीर्वाद दिया था। देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि तुम्हें अच्छी पत्नी मिलेगी। रमेश अंकल खुश थे। आदित्य ने सीखा कि असली खुशी महलों में नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों में मिलती है। उसकी कंपनी अब पहले से भी ज्यादा सफल हो गई, क्योंकि वहां सभी के साथ सम्मान से पेश आया जाता था। प्रिया और राज को बाद में एहसास हुआ कि उन्होंने अपने घमंड की वजह से क्या खोया था, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। 1 साल बाद जब आदित्य और अनिका का पहला बच्चा हुआ, तो आदित्य ने तय किया कि वे अपने बच्चे को वही संस्कार देंगे जो उनके पिता ने उन्हें दिए थे। अनिका, मैंने सीखा है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से होती है, आदित्य ने अपनी पत्नी से कहा। आदित्य की कंपनी आज भी फल फूल रही है, लेकिन अब वहां सबसे बड़ा नियम यह है कि हर इंसान का सम्मान करना होगा, चाहे वह कितना भी गरीब या अमीर हो। कहानी की सीख। सच्ची अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि अच्छे संस्कारों में है। जो दूसरों का सम्मान नहीं करता, वह खुद भी सम्मान पाने का हकदार नहीं होता। और कभी कभी सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब कोई हमें पहचानता नहीं है।